ऑलराइट जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी तमाम फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया था। उसके अंदर रनिंग फाइनेंस की बात हो गई थी, टर्म फाइनेंस की हो गई थी, FABC 1 2 और इसी तरह इम्पोर्ट बेस्ड जो FATR और फिल्म के बारे में था। आज जो लेक्चर है उसको आगे देखते हैं। दो मज़ीद एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ हैं। ये फ़ंड बेस्ड फैसिलिटीज़ में आती हैं, जिसमें FDBP यानी कि फॉरेन डॉक्यूमेंट्स बिल परचेज्ड है और IDBP इनलैंड डॉक्यूमेंट्री बिल परचेज्ड है। ये दोनों सिमिलर हैं अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेस के, क्योंकि फ़ॉरेन नाम से पता चल रहा है जब दो मुल्कों के दरमियान कोई ट्रांजेक्शन होगी तो फिर हम उसको FDBP कहेंगे, और अगर सिमिलर कंट्री के अंदर सेम ट्रांजेक्शन, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर सेम डिपार्टमेंट के अंदर सेम कंट्री के अंदर अगर ये ट्रांजैक्शन है तो उसे हम इनलैंड डॉक्यूमेंट्री बिल्स या IDBP के नाम से जानते हैं। पहले फॉरेन डॉक्यूमेंट्री बिल्स परचेज्ड क्या है। देखें, जब कोई भी एक्सपोर्टर, इससे पहले हमने प्री शिपमेंट के हवाले से बात की थी कि अगर कोई एक्सपोर्टर उसको कोई ऑर्डर मिला है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हुआ है, और उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट उसने ऑब्वियसली अब ऑर्डर प्रिपेयर करना है। सो ऑर्डर प्रिपेयर करने के हवाले से अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो बैंक से फाइनेंसिंग ले सकता है, और अगर वो एक्सपोर्टर है तो स्टेट बैंक उसको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, जो FAPC या फाइनेंस अगेंस्ट पैकिंग क्रेडिट की सारी डोमेन थी। अब हम बात करते हैं कि अगर वो ट्रेड कर चुका है, एक्सपोर्टर आपका कस्टमर है या आप जिस बैंक पे काम करते हैं, लेट से एक एक्सपोर्टर आपके पास आता है और वो बताता है कि उसने एक शिपमेंट बनाई है जो उसने भेज दी है या जिसको एक्सपोर्ट कर दिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए हैं। नाउ ही और द कंपनी इज एक्चुअली वेटिंग फॉर द पेमेंट। अब जब तक वो पेमेंट नहीं आती, एक ऑर्डर मिला, उसने ऑर्डर बनाया, उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया, अब जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलती तब तक वो आउट ऑफ पॉकेट है या आउट ऑफ फंड्स है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो एक फैसिलिटी बैंक उसको प्रोवाइड कर सकता है, जिसे हम फॉरेन डॉक्यूमेंट्री बिल्स परचेज्ड के नाम से जानते हैं। आपने एक टर्म पढ़ी होगी, डिस्काउंटिंग। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि let's say there are two persons. One is Mr. A, who is seller, and the other one is Mr. B, who is buyer. ऑब्वियसली जब कोई ट्रेड होगी, कोई बाइंग सेलिंग होगी, तो एक बायर होगा, एक सेलर होगा। तो मिस्टर ए हम एज्यूम करते हैं सेलर है और मिस्टर बी बायर है। अब पेमेंट ऑब्वियसली बायर की तरफ से सेलर को जानी है, यानी कि मिस्टर बी की तरफ से मिस्टर ए को होनी है। अगर तो ये कैश पेमेंट हो जाती है, जिसको हम स्पॉट पेमेंट भी कह लें, जैसे हमने बात की थी साइट LC की बात कर लेंगे, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसकी पेमेंट हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में तो इस फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट की थी, जो प्रोडक्ट भेजी थी, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट मिलनी थी वो उसको मिल चुकी है। बट अगर ऐसा नहीं है, यूजेंस की LC है, या हम उसको कह लें कि जी क्रेडिट पे पेमेंट है, जैसे हम कहते हैं मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं और 1 माह के बाद पेमेंट करेंगे, 2 माह के बाद पेमेंट करेंगे, जो उधार या लोन या क्रेडिट की बात की जाती है। ऐसी सिचुएशन में अब एक्सपोर्टर चीज़ तो भेज चुका या सेलर चीज़ तो सेल कर चुका, अपनी प्रोडक्ट भी निकाल चुका, बट अभी तक उसके अगेंस्ट पेमेंट उसे रिसीव नहीं हुई, तो उस पेमेंट को वो डिस्काउंट करवा सकता है। नाउ व्हाट इज डिस्काउंटिंग? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ए सेलर था, बी बायर था। ये आप चाहें तो एक पेज पे लिख लें ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, आपके पास रजिस्टर्ड पेन मौजूद होगा। ए सेलर है, बी बायर है। तो बी को पेमेंट करनी है मिस्टर ए को, और मिस्टर लेट से वो जो पेमेंट टर्म्स हैं वो उनकी 30 डेज हैं, यानी कि 30 दिन के बाद मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करेगा। इन बिटवीन मिस्टर ए को पैसों की ज़रूरत पड़ती है या फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है उसको कोई नया ऑर्डर मिल गया हो या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पैसों के हवाले से, वो मिस्टर बी से पहले नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी टर्म्स ही एग्रीड थी 30 डेज के, मिस्टर बी ने पे ही 30 डेज के बाद करना है। सो इसका मतलब है मिस्टर ए को अभी फंड जो शॉर्टेज हैं, उस फंड्स को लेने के लिए वो बैंक के पास जा सकता है।
So repeating again, Mr. A is seller, Mr. B is buyer. उनकी agreed terms है 30 days की कि 30 दिन के बाद पेमेंट होगी, और लेट सपोज वो पेमेंट है 100 मिलियन की। तो मिस्टर ए जो कि सेलर था, यानी कि जिसको पेमेंट मिलनी है, वो उस एलसी को या उस ऑर्डर को जो उसने एक्सपोर्ट कर दी है, वो डॉक्यूमेंट बैंक के पास ले जाएगा एंड विल से कि आई हैड ऑलरेडी एक्सपोर्टेड द प्रोडक्ट। ये उसकी एलसी थी, ये एक्सेप्टेंस आ चुकी है, यानी कि मिस्टर बी जिसने पेमेंट करनी थी वो एक्सेप्ट करता है कि उसने 30 दिन के बाद पेमेंट करनी है। और अगर लेटर ऑफ क्रेडिट है तो ऐसी सूरत में बायर को हम इम्पोर्टर भी कह सकते हैं, अगर वो फॉरेन एलसी है। तो इम्पोर्टर अगर पे ना भी करे, जैसा कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पता है, तो इम्पोर्टर के बैंक ने तो पेमेंट करनी ही है क्योंकि एक्सेप्टेंस आ चुकी है। तो ऐसी सूरत में बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट प्लस उन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो मिस्टर ए यानी कि मिस्टर सेलर ने दे दिए हुए हैं, और एंड द पर्सन इज एक्चुअली वेटिंग फॉर द पेमेंट फ्रॉम मिस्टर बी, वो एलसी जैसे मैंने आपको बताया 100 मिलियन की है, तो बैंक से वो डिस्काउंट करवा लेगा कि आज की डेट में पेमेंट 30 दिन के बाद आनी है, लेकिन आज की डेट में ये जो 100 मिलियन मुझे 30 दिन के बाद मिलना था, ये बिल आप रख लें, यानी कि बैंक रख लें, और उसकी पेमेंट मुझे आज ही कर दें। जो एक्सपोर्टर है या जो मिस्टर ए है, मैंने आपको जिस एग्जांपल में बताया, वो ये बैंक से डिमांड कर रहा है कि मेरे पास ये 100 मिलियन का बिल पड़ा है जो मुझे मिलना ही मिलना है आफ्टर 30 डेज के बाद। इम्पोर्टर देगा, इम्पोर्टर ने ना दिया तो इशूइंग बैंक देगा, बट मुझे वो पैसा 30 दिन के बाद नहीं बल्कि आज चाहिए। तो बैंक उस बिल को डिस्काउंट कर देगा। नाउ डिस्काउंटिंग मीन्स कि अगर लेट से 100 मिलियन उसको रिसीव होना है आफ्टर 30 डेज, तो बैंक उसको कहता है आज अगर आपको चाहिए तो वो 98 मिलियन ले लें। अब ये 98 मिलियन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये प्रीवेलिंग मार्कअप रेट के ऊपर होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक को जो पेमेंट 30 दिन के बाद मिलनी है, बैंक आज ही वो किसी को दे रहा है। तो बेसिकली 1 महीने का बैंक लोन दे रहा है। तो वो जब भी बैंक लोन देगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा, ऑब्वियसली उस पर कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मार्कअप कह लें, इंटरेस्ट कह लें। तो वो जो मार्कअप प्रीवेलिंग रेट मार्केट में चल रहा है, लेट से काइबर +3 या काइबर +2 या 10%, 11%, 12%, वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बैंक वो 1 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेगा और उतनी अमाउंट कम देगा उस एक्सपोर्टर को या मिस्टर ए को उस टोटल बिल में से जो कि 100 मिलियन का था। तो मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल कह रहा हूँ कि 98 मिलियन। सो ऐसी सूरत में बैंक उसी दिन एक्सपोर्टर को, सेलर को या मिस्टर ए को 98 मिलियन दे रहा है अगेंस्ट अ बिल ऑफ 100 मिलियन। तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है। अब जब हम एफडीबीपी की बात करते हैं या फॉरेन डॉक्यूमेंट्री बिल्स परचेज की बात करते हैं, तो बेसिकली ये वही डिस्काउंटिंग से कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सपोर्टर शिपमेंट कर चुका है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एक्सपोर्टर ने भेज दिए हैं, इंपोर्टर की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई है। एक्सेप्टेंस आने का मतलब ये है कि अब इंपोर्टर इस बात को एग्री करता है कि डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और मैं पेमेंट करूँगा। और अगर इंपोर्टर पे नहीं करता तो ऑब्वियसली इंपोर्टर का बैंक करेगा क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट मौजूद है। ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट या बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट को देखते हुए जस्ट हेलो जी बेटा। जी आपके सीआर की कॉल आ रही है, अगर वो आपके साथ इन लाइन किसी के फ्रेंड है तो उनको बता दें कि क्लास में ज्वाइन करें। ओके। सो बैंक उस टोटल अमाउंट का जो कि 100 मिलियन था, उसके एक सर्टन मार्कअप रेट के मुताबिक उस बिल को डिस्काउंट करके कम अमाउंट एक्सपोर्टर को दे देगा। और जब वो 30 डेज गुजर जाएंगे, जो एग्रीड टर्म्स थी वो पूरी हो जाएंगी, यानी कि वो टाइम आ जाएगा जब इम्पोर्टर ने पेमेंट करनी है, तो इम्पोर्टर डायरेक्टली वो पेमेंट बैंक को कर देगा। सो अब एंड रिजल्ट क्या हुआ कि
बैंक को 100 मिलियन पूरा मिल गया और बैंक ने एक्सपोर्टर को 98 मिलियन दिया था। सो जो रिमेनिंग 2 मिलियन है दैट इज एक्चुअली द प्रॉफिट और द इंटरेस्ट विच द बैंक हैज चार्ज्ड फ्रॉम द एक्सपोर्टर। क्योंकि एक्सपोर्टर को 30 दिन के बाद पैसे मिलने थे, एक्सपोर्टर को आज ही बैंक ने पैसे दे दिए, सो बैंक उसको एक्सपोर्टर को एज अ लोन ट्रीट करके 1 माह पहले ही वो पैसे दे दिए उसने। और अब जब वो पूरी पेमेंट आएगी आफ्टर 30 डेज बाद या जब भी उसकी पेमेंट एग्री टर्म्स थी वो 30 डेज हो सकते हैं, 60 डेज हो सकते हैं, सो वो एग्री टर्म के मुताबिक वो पेमेंट बैंक को मिल जाएगी और बैंक उसके लोन को एडजस्ट कर देगा। जो डिफरेंस होगा वो बैंक का इंटरेस्ट या प्रॉफिट होगा। जी, इसको इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें। जी, ये पॉइंट क्लियर है। परफेक्ट। इसी तरीके से अभी हम बात कर रहे थे फॉरेन डॉक्यूमेंट्री की, लेकिन जब हम बात करते हैं इनलैंड डॉक्यूमेंट्री बिल्स परचेज की, सेम इज द प्रोसीजर एक्सेप्ट के लोकल बैंक की एलसी है, यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं, इंपोर्टर भी, एक्सपोर्टर भी, या बायर भी और सेलर भी, ये दोनों पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। बाकी प्रोसीजर सेम है कि अगर वो लेट से 60 डेज के ऊपर कोई उनकी एग्री टर्म्स थी, 100 मिलियन की उनकी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन की गई थी, अब एक्सपोर्टर ने क्योंकि चीज़ें दे दी हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद हैं, एक्सेप्टेंस भी आ गई है, लेकिन क्योंकि पैसे 60 दिन के बाद आने हैं, तो ऐसी सूरत में वो एक्सपोर्टर बैंक के पास चला जाता है और अपने उस बिल को डिस्काउंट करवा लेता है। बैंक उस डिस्काउंटिंग के प्रोसीजर की वजह से जो पैसे वो 60 दिन के बाद बैंक को मिलने हैं वो 60 दिन पहले ही एक्सपोर्टर को दे रहा है। तो उस 60 दिन का जो भी मार्कअप बनता है बैंक उसको अपने प्रॉफिट के तौर पे या अपनी इनकम के तौर पे या अपने मार्कअप के तौर पे उसको चार्ज करता है एक्सपोर्टर को। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनलैंड डॉक्यूमेंट्री बिल्स परचेज्ड। अब इस क्योंकि एक रिस्क तो मौजूद है, चाहे लेटर ऑफ क्रेडिट है, मैंने आपको बताया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट में इंपोर्टर अगर शिपमेंट अगर एक्सेप्टेंस दे देता है तो उसको पेमेंट करनी है, अगर इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो इंपोर्टर का बैंक पे करेगा। बट स्टिल आप देखें कि कमिटमेंट के बावजूद देयर इज अ रिस्क कि बैंक भी पे नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट भी होते हैं, बैंकरप्ट भी होते हैं, ओवरड्यूज भी होते हैं। सो कोई जैसे लेमन ब्रदर्स एक बैंक था वो भी डिफॉल्ट कर गया, इसी तरह बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो हिस्ट्री के अंदर डिफॉल्ट किए गए हैं। तो बैंक सिर्फ एक कमिटमेंट के ऊपर ये सारा प्रोसेस नहीं करता, बैंक ने प्राइमरी सिक्योरिटी अपनी वो डॉक्यूमेंट ज़रूर रखे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जिनके अगेंस्ट पेमेंट होनी है, यानी कि इंपोर्टर या इंपोर्टर के बैंक ने एक्सपोर्टर को पेमेंट करनी है, सो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के नाम पे इंडोर्स हो जाते हैं, यानी कि बैंक उस पेमेंट का हकदार होगा, ना कि एक्सपोर्टर। पहली सिक्योरिटी तो ये हो जाएगी। बट उसके साथ अगर फिर भी रिस्क मौजूद है कि हो सकता है इंपोर्टर का बैंक भी पे ना कर सके, वो बैंक करप्ट हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए या कुछ भी हवाले से पेमेंट डिले हो जाए, तो ऐसी सूरत में बैंक एक्सपोर्टर से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी डिमांड कर सकता है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी से मतलब वो हाइपोथिकेशन कर सकता है, वो कोई फैक्ट्री या कोई बिल्डिंग है उसको मॉर्टगेज करवा सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक एंड द कस्टमर। कस्टमर से मतलब यहाँ पे एक्सपोर्टर, कि क्या वो इस कैपेबिलिटी का या कैलिबर का एक्सपोर्टर है कि बैंक उस पर ये वाला रिस्क ले सके कि अगर डॉक्यूमेंट्स के बावजूद पेमेंट ना आई तो फिर बैंक को पैसे कहाँ से मिलेंगे। सो ऐसी सूरत में बैंक अपने पास एडिशनल कोलैटरल या सिक्योरिटी अपने पास रखेगा कि अगर डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद पेमेंट ना मिली तो बैंक उस सिक्योरिटी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले। ठीक है, सो ये वो फैसिलिटी थी जिसे हम FDBP या IDBP के नाम से जानते हैं। फिर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में लेटर ऑफ क्रेडिट हम पढ़ चुके थे। द लास्ट फैसिलिटी दैट बैंक ऑफर्स अंडर नॉन फंड बेस्ड इज लेटर ऑफ गारंटी। Letter of guarantee, basically these are commitments entered into by the bank on behalf of the customer, whereby the bank undertakes to a third party to meet customer's particular liability if the customer fails to do so. It's, you can say कि ये letter of credit से बहुत मिलती जुलती term या इसके background है, but practically letter of guarantee is a different thing.
लेटर ऑफ गारंटी क्या है कि एक कस्टमर, दो पार्टीज हैं, जैसे आप देखते हैं कि बहुत से आज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कोई रोड बननी है, तो कोई ना कोई टेंडर फ्लोट होता है मार्केट में। यानी कि लेट से हम सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट अप्रूव कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मोटरवे बननी है। अब जब गवर्नमेंट अपने रूल्स के मुताबिक, पेपरा रूल्स के मुताबिक जब किसी को टेंडर देती है, तो उसके कुछ रूल्स हैं कि आप पहले जनरल एड देंगे न्यूज़पेपर में, उसके अगेंस्ट आपको रिक्वेस्ट आएंगी कि हम इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या हम ये रोड बनाना चाहते हैं। सो अपनी अपनी बिड दी जाती है कि हम इतने में बना देंगे, ये क्वालिटी होगी। सो 15, 20, 25 कंपनीज जो है वो बिड कर देती हैं कि हम इस टेंडर में इंटरेस्टेड हैं। अब अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको में से किसी एक को टेंडर दे दे, तो देखें रिस्क मौजूद है कि जो क्वालिटी गवर्नमेंट और उस कंपनी के दरमियान डिटरमिन हुई थी या डिसाइड हुई थी, हो सकता है उस क्वालिटी की रोड ना बने। जितना टाइम डिटरमिन हुआ था, हो सकता है उतना टाइम के मुताबिक वो रोड ना बने, या उसकी कोई गारंटी थी कि 1 साल तक रोड की जो मेंटेनेंस है वो कंपनी करेगी, हो सकता है कंपनी बाद में इनकार कर दे। सो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है, जो भी वो टेंडर ले रहा है या विन करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये कहा जाता है कि आप हमें गारंटी के तौर पे एक सर्टेन पैसे जमा करवाएं। जितने का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लेट से 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, तो गवर्नमेंट कहती है आप हमें 50 मिलियन का पैसा एज अ सिक्योरिटी जमा करवाएं। जब आपकी टर्म्स एंड कंडीशन 1 साल की आपने गारंटी दी है, अगर 1 साल में कुछ ना हुआ तो हम आपको वो पैसे वापस कर देंगे। सो दैट इज अ फेयर डील, दैट इज फाइन। कि आप जब किसी को गारंटी दे रहे हैं तो उसको साथ में प्रूफ चाहिए कि आप वो गारंटी फुलफिल भी करेंगे। अभी मैं बैंक को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ दो पार्टीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक गवर्नमेंट पार्टी है और दूसरी वो पार्टी जो गवर्नमेंट का टेंडर लेने की कोशिश कर रही है। सो अगर गवर्नमेंट को ये डाउट है कि ये टेंडर तो इसने कर लिया, डॉक्यूमेंट भी साइन कर दिया, बट प्रैक्टिकली कल अगर इसने ये टेंडर या कमिटमेंट एग्जीक्यूट ना की, तो फिर गवर्नमेंट विल बी एट स्टेक। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट उससे पैसा डिमांड करती है कि अगर आपने अपनी कमिटमेंट्स पूरी ना की, तो ये पैसा जो आपका एज अ सिक्योरिटी हमारे पास पड़ा था, हम आपको ये सिक्योरिटी वापस नहीं करेंगे। ये वैसे ही है जैसे आप समझ लें, आपकी यूनिवर्सिटी की अगर आप अपना फीस स्लिप देखें या फी वाउचर देखें, हो सकता है उसमें भी सिक्योरिटी की कोई पैसे आपको चार्ज होते हो। जैसे लाइब्रेरी फीस है या लाइब्रेरी की सिक्योरिटी है। फीस तो हो गई जो आपने यूज़ किया, दैट इज़ फाइन, बट सिक्योरिटी भी होती है कि अगर आपने कोई बुक ली और उसको वापस ना किया, तो फिर जब तक आपकी क्लियरेंस नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी के अमाउंट वापस नहीं की जाएगी। और अगर आप बुक वापस नहीं करते, तो आपकी सिक्योरिटी फीस एडजस्ट कर दी जाती है उस लॉस की तरफ या उस बुक की तरफ, और आपको सिक्योरिटी फी वापस नहीं दी जाती। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी ये डिमांड करेगी कि आप हमें एक सर्टन अमाउंट दें एज अ सिक्योरिटी। अगर आपने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी, और अगर आपने अपनी कमिटमेंट्स पूरी ना की तो ऐसी सूरत में आपकी सिक्योरिटी फी जो है वो कन्विस्टिकेट हो जाएगी या आपको वापस नहीं मिलेगी। अब जो टेंडर ले रही है कंपनी, अगर वो 100 मिलियन के टेंडर में से लेट से 50 मिलियन जस्ट एज अ सिक्योरिटी ही दे दे, तो फिर उसको क्या फायदा। नो डाउट कि उसको पैसे वापस तो मिल जाने हैं, लेकिन वो 50 मिलियन से आउट ऑफ पॉकेट है। वो 50 मिलियन एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है 1 साल के लिए, जितने साल की उसने गारंटी दी है। तो उसको जो प्रॉफिट है शायद 50 मिलियन नहीं होगा 100 मिलियन में से, जितनी वो सिक्योरिटी दे देगा। तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए वो कंपनी बैंक के पास आ जाती है। नाउ देयर इज अ रोल ऑफ बैंक, जो लेटर ऑफ गारंटी इशू करता है, वो बैंक के पास आती है और वो बताते हैं कि ये इस तरह हमें एक टेंडर मिल रहा है, उस टेंडर के अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी मनी जमा करवानी है, लेट से 50 मिलियन। तो हम 50 मिलियन नहीं देंगे, बल्कि आप हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को एक गारंटी इशू कर दें, और उस गारंटी का पर्पस ये होगा कि प्राइमरीली तो हम कमिटमेंट्स पूरी करेंगे, और अगर हम कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो बैंक गवर्नमेंट को 50 मिलियन हमसे पूछे बगैर दे दे। ठीक है, अब देखें इसमें फायदा क्या हो रहा है कि अब सिर्फ एक गारंटी दी जा रही है, एक्चुअल पैसा नहीं दिया जा रहा। और गवर्नमेंट के बिहाफ पे देखा जाए तो उसको क्या फायदा हो रहा है, उसे तो सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए थी, उसने पैसे को तो नहीं कुछ करना था, उसको तो सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए थी या एक गारंटी चाहिए थी कि अगर टेंडर के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने काम ना किया। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो लेटर ऑफ गारंटी है,
ये बैंक जो है ये जो बिडर है, ये जो टेंडर कर रहा है, ठीक है, जी जी बैंक उसे इशू करता है या फिर गवर्नमेंट को इशू करता है कि हमारे पास इसकी इतने पैसे या इतना डिपॉजिट पड़ा हुआ है जी जो जी। जिसे आप एज अ सिक्योरिटी कवर कर सकते हैं? ठीक है, देखिए दो हवालों से ये क्वेश्चन आपका है। अगर आप डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं तो वो तो कॉन्ट्रैक्टर को या टेंडर लेने वाले को ही किया जाएगा। द मेन क्वेश्चन आई थिंक जो आप पूछना चाह रहे हैं वो है बेनिफिशियरी का, कि ये किसकी फेवर में इशू की जाएगी, वो गवर्नमेंट होगी। यानी कि लेटर ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बैंक के पास एक कस्टमर आया जो टेंडर लेने वाला था, उसने रिक्वेस्ट की, उसने सारा प्रोसेस किया, सिक्योरिटाइज करवाया, अपने एसेट्स रखे, अभी सिक्योरिटी पे हम बाद में आएंगे। तो गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, जो गारंटी स्टैम्प पेपर के ऊपर होती है, वो डॉक्यूमेंट तो हैंड ओवर कर देता है टेंडर लेने वाले के अगेंस्ट कि आप जाएं और जाके गवर्नमेंट को जमा करवा दें, दैट विल बी अ पेपर। लेकिन उस पेपर के ऊपर जो बेनिफिशियरी होगा, बेनिफिशियरी से मतलब जिसको क्लेम मिलना है या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जिसको पैसे मिलने हैं, वो गवर्नमेंट होगी। और ये रिक्वेस्ट भी वो टेंडर वाला ही करेगा। जब गवर्नमेंट ये करती है ना, टेंडर फ्लोट करती है, तो उसमें लिखा होता है कि आपने 50 मिलियन की या जितने भी अमाउंट की गारंटी इस बंदे के या इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के या इस अकाउंट की फेवर में करवानी है, कि अगर आपने कमिटमेंट पूरी ना की तो बैंक मजाज होगा गवर्नमेंट के, लेट से मिनिस्ट्री ऑफ सो एंड सो डिपार्टमेंट को वो पैसे जमा करवाने के। सो जो बेनिफिशियरी होगा, जिसको क्लेम मिलना होगा, वो गवर्नमेंट होगी। और जिसको सिर्फ डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया जाएगा, वो चाहे आप कस्टमर को कर दें चाहे आप गवर्नमेंट को कर दें, बट प्राइमरीली वो कस्टमर को इसलिए की जाती है क्योंकि आपका कस्टमर जो है, जो गारंटी लेने वाला है, जिसने आपको कमीशन देना है, वो आपका कस्टमर होगा, वो टेंडर लेने वाला होगा, ना कि गवर्नमेंट। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये सारी सिचुएशन है लेटर ऑफ गारंटी के बारे में। अब लेटर ऑफ गारंटीज बहुत सी टाइप्स की हैं, इसमें से कुछ मेजर जो है बस वो आज हम स्टूडेंट वेट डिस्कस। कर रहे हैं अटेंड करने के लिए क्लास। जी मैं देख लेता हूँ अगर कोई वेटिंग में है तो। मेरे पास बेटा एक रिक्वेस्ट पेंडिंग थी, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, बाकी मजीद अभी आएंगे तो देखते हैं। ओके जी, लेटर ऑफ गारंटी की बहुत सी टाइप्स हैं, उसमें से कुछ अभी डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन, ये देखें, ये वो सारी टाइप्स हैं। बिड बॉन्ड्स हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स हैं, एडवांस पेमेंट है, रिटेंशन मनी बॉन्ड है, और इसी तरीके से। सो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लें, देयर आर टू काइंड ऑफ मेजर टाइप्स, फिर उनकी सब टाइप्स हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो गारंटीज होती हैं जिनका कोई क्लोजिंग पीरियड नहीं होता, यानी कि वो लाइफ टाइम के लिए गारंटी है। जैसे आप कोई लेट से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, आपने एयर कंडीशन खरीदा और उस पर होता है कि 3 साल की गारंटी है। सो दिस इज बेसिकली द क्लोज एंडेड गारंटी, कि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन है कि इतनी देर के बाद ये गारंटी एक्सपायर हो जाएगी। ऑन द अदर साइड, जब हम बात करते हैं ओपन एंडेड की, तो इसका मतलब है उसका कोई क्लोजिंग टाइम नहीं है, दैट इज फॉर लाइफ टाइम। के किसी भी टाइम अगर बेनिफिशियरी ने क्लेम किया, किसी भी टाइम अगर बेनिफिशियरी ने बैंक को ये लेटर लिख दिया कि इस जिस बिहाफ पे आपने बॉन्ड या गारंटी इशू की थी उसने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, तो ऐसी सूरत में बैंक को वो गारंटी एक्सरसाइज या एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी और वो बेनिफिशियरी को पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट इज ओपन एंडेड गारंटी। नॉर्मली बैंक्स नॉर्मली ओपन एंडेड गारंटीज इशू नहीं करते, क्लोज एंडेड इशू करते हैं। बट अगेन ऑब्वियसली देयर इज अ टाइप जो अगर बुक्स में मौजूद है तो कहीं ना कहीं हो भी सकती है। अब इसकी पहली टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले है बिड बॉन्ड गारंटी। नाम से भी अंदाजा हो रहा है, बिड बॉन्ड गारंटी ऐसी गारंटी है जो बेसिकली किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए होती है। इन सारी चीज़ों को एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ लेके चलता हूँ। लेट्स से कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में एक कैंटीन इशू होनी जो है वो स्टार्ट होनी है। अब कैंटीन के हवाले से हेले कॉलेज सबसे पहले एक ऐड देता है न्यूज़पेपर में कि दैट वी वांट टू बिल्ड एंड हैव अ कैंटीन इन आवर इंस्टीट्यूट। उसके लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो सब हमें कोटेशंस भेजें कि कितने कितने पैसों में 1 साल के अंदर इतना पैसा ठेके के तौर पे या कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आपको देना होगा। सो वो लोग अपनी अपनी बिड्स जमा करवाते हैं।
लेट्स से कोई कंपनी ए है, वो कहती है अगर हम 5 लाख 1 साल का देंगे, कंपनी बी है वो 6 लाख कहती है, कंपनी सी वो 4 लाख कहती है, इस तरह बहुत सी बिड्स आती हैं और उन बिड्स के अगेंस्ट सक्सेसफुल कौन होता है ये फिर इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है। ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा होगा हेले कॉलेज को, उसको हो सकता है कि उसी को सेलेक्ट कर लिया जाए। सो एनी हाउ देयर कैन बी अ लॉट ऑफ बिड्स और अ लॉट ऑफ companies or people who may be interested in opening canteen in Halle College of Banking and Finance। ठीक है, अब जब सब बिड जमा करवाएंगे तो यहाँ पे लेट से कि हेले कॉलेज एक कंपनी सी है जिसको वो बिड उसकी फेवर में दे देती है कि ओके कंपनी सी यू मे प्रोसीड फर्दर, कि आप जो भी कैंटीन का आपको ठेका दिया जाता है और आप यहाँ पे आके स्टार्ट करें। बट इफ के कंपनी सी उस टाइम पे इनकार कर दे, तो पहले उसने खुद पार्टिसिपेट किया, पहले उसने खुद रिक्वेस्ट की, अपनी बिड भेजी और बिड भेजने के बाद जब उसको अलॉट कर दी गई या जब उसको सक्सेसफुल करार दे दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम यहाँ पे कैंटीन नहीं बना सकते। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हेले कॉलेज की पहले एडवर्टाइजमेंट, पैसा ज़ाया हुआ, फिर उसके बाद वो सारी जो बिड्स आई ऑब्वियसली उनको चेक करने में, उनके ऊपर डिसाइड करने में कोई ना कोई टाइम लगा होगा, कोई एफर्ट लगी होगी। सो ऑल टाइम एंड एफर्ट एंड मनी इज वेस्टेड। तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए हेले कॉलेज ये कहता है कि आप एक सर्टन बिड मनी हमें जमा करवाएं कि अगर आपको बिड दे दी गई तो आप इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो वो बिड मनी आपने हमें जमा करवाई होगी हम वो आपको वापस नहीं करेंगे। दैट विल बी अ कंपनसेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ हेले कॉलेज, एडवर्टाइजमेंट की, पैसा लगाया, एफर्ट की, उसकी सारी शॉर्ट लिस्टिंग की, सारा कुछ। नाउ द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम कि जो भी वो बिड कर रहा है वो चाहेगा कि मेरा पैसा ना जाए बल्कि उसके अगेंस्ट एक गारंटी बैंक से इशू करवा ली जाए कि अगर हमें बिड मिलने के बावजूद हमने वो काम ना किया या उसको प्रोसीड ना किया तो बैंक हमारे बिहाफ पे हेले कॉलेज को पैसा दे दे। सो ऐसी गारंटी या ऐसा बॉन्ड जो बिड करने के लिए या जो भी टेंडर फ्लोट कर रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए कि अगर हम बिड कर रहे हैं तो हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और अगर बिड हमने विन कर ली, टेंडर हमने विन कर लिया तो हम उसको प्रोसीड भी करेंगे। सो इस पर्पस के लिए जो गारंटी इशू करवाई जाती है उसको हम बिड बॉन्ड या बिड बॉन्ड गारंटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जैसे लिखा हुआ है वो भी पढ़ लें। These bonds are issued by a bank to support a tender's bid to obtain a contract। So basically contract कह लें या टेंडर obtain करने के लिए जो वो कंफर्मेशन दे रहा है, अपनी जेन्युइननेस दे रहा है या अपनी विलिंगनेस दे रहा है कि मैं अपनी मर्जी से और ऑनेस्टली इस बिड में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और अगर ये मैं इसका विनर हो गया तो मैं इसको प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज अगर मैं प्रोसीड नहीं करता तो बैंक इतने पैसे आपको देने का पाबंद होगा। सो ये अगर अब हम बैंक के हवाले से बात करें तो बैंक उस कंपनी के बिहाफ पे हेले कॉलेज को ये गारंटी इशू करेगा कि जो मेरा कस्टमर है कंपनी सी, ये अगर इसको बिड मिल गई तो ये कैंटीन ओपन लाजमी करेगा और अगर नहीं करेगा तो हम उस कस्टमर के बिहाफ पे इतने पैसे जितने गारंटी में लिखे गए होंगे या जितने हेले ने डिमांड किए गए होंगे लेटर ऑफ गारंटी बनाने से पहले, वो बैंक हेले कॉलेज को पे करने का पाबंद होगा। ठीक है, सो इसको हम कह रहे हैं बिड बॉन्ड गारंटी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसकी लास्ट पैराग्राफ देखें। बिड बॉन्ड्स आर यूजुअली वैलिड फॉर अ फ्यू मंथ्स एज दे आर ओनली रिक्वायर्ड अंटिल सच टाइम एज ऑल द टेंडर्स हैव बीन एग्जामिन्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनली अवॉर्डेड। दीज आर यूजुअली रिटर्न्ड to the bidder or the issuing bank for cancellation if the bid is not successful। Obviously अगर जिसने बिड दी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो उस गारंटी का भी पर्पस कोई नहीं है, फिर वो गारंटी या बिड बॉन्ड वापस कर दिया जाता है, बैंक उसको कैंसिल कर देता है। ठीक है, सो दिस इज बिड बॉन्ड गारंटी। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर जो कि है परफॉर्मेंस बॉन्ड। ये एक सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं कि सबसे पहले बिड विन करने के लिए गारंटी दी गई, फिर उस बिड के जो भी बिड दी गई थी या जो भी कमिटमेंट की गई थी अब बात आ गई है उसको फुलफिल करने की, यानी कि उसको परफॉर्म करने की। सो अगर बिड सक्सेसफुल हो जाती है, ये जैसे पढ़े आप, वंस द बिड ऑफ अ कस्टमर अंडर अ बिड बॉन्ड इज सक्सेसफुल
he is required to furnish a performance bond guarantee. These are issued by a bank on behalf of its customer who has entered into a contract to supply goods or perform other services and thus guaranteeing to pay the compensation in terms of money in the event of non-performance. यानी कि लेट्स से कि उसने कमिट किया था या कॉन्ट्रैक्ट किया था या एग्री किया था कि वो इस कैंटीन के अंदर लेट्स से रेनोवेट करवाएंगे या उसके अंदर ये 10 मशीन्स आएंगी जिसमें कॉफ़ी मशीन भी होगी, जिसमें टी मेकिंग मशीन भी होगी या जिसमें फ्रायर्स भी होंगे, इस किस्म की चीज़ें। अब अगर तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को या अपनी जो भी कमिटमेंट्स थी उसको फुलफिल नहीं करता तो ऐसे पर्पस के लिए उससे ऑब्वियसली पैसा मांगा जाएगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया, पैसा वो कस्टमर देना नहीं चाह रहा, उसके बदले में वो गारंटी देना चाह रहा है। सो बैंक के पास वो ये आएगा, मतलब इस रिक्वेस्ट के साथ आएगा कि मैंने जो बिड विन करने के लिए सबसे पहले बिड बॉन्ड इशू करवाया था ताकि वो बिड अप्लाई कर सकूं, अब मुझे बिड मिल गई है, अब मुझे उसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। सो बिड बॉन्ड कैंसिल हो गया और उससे नेक्स्ट फेज में हम आगे कि अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। अब अगर तो वो सारा परफॉर्मेंस हो जाएगी, जो जो कमिटमेंट्स थी, जो जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, अगर वो पूरा हो जाता है और ठीक से हो जाता है, दैट इज फाइन। वो परफॉर्मेंस बॉन्ड एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि जो गारंटी दी गई थी वो कस्टमर ने फुलफिल कर दी। सो अब क्लेम नहीं बनता हेले कॉलेज का। बट इन केस अगर वो परफॉर्मेंस नहीं होती तो इसी सूरत में तो वो गारंटी दी गई थी कि अगर हमारा कस्टमर परफॉर्म नहीं करता तो हेले कॉलेज इस बात का मजाज है कि वो हमसे पैसे डिमांड कर सकते हैं और बैंक पाबंद होगा, क्योंकि बेनिफिशियरी हेले कॉलेज है गारंटी में, तो बैंक पाबंद होगा कि हेले कॉलेज को वो पैसे या वो पेमेंट जितनी उसने गारंटी की थी और जितने टाइम पीरियड के लिए गारंटी की थी उतने पीरियड के दरमियान उसको पैसे देने होंगे। बट ये कब होगा? जब परफॉर्मेंस नहीं होती, जब वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती। अगर हो जाती है तो फिर बैंक उसको पेमेंट करने का पाबंद नहीं होगा। इसकी जो ये लास्ट लाइन पढ़िए, द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड इज यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड इट्स वैलिडिटी पीरियड कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू सेवरल ईयर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क, जितने टाइम पीरियड के लिए गारंटी इशू की गई होगी उतनी देर के लिए बैंक पाबंद होगा। अगर वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, डिस्पाइट लेट्स से के 2024 तक एक गारंटी वैलिड है या 2024 तक वो गारंटी इशू की गई है, 2024 तक सब कुछ ठीक हुआ और 2025 में वो परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो अब बैंक पाबंद नहीं होगा वो पैसा देने का, क्योंकि गारंटी इशू की गई थी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जिसको हमने क्लोज एंडेड भी कहा था। सो वो सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर वो गारंटी आपके पास एक्सरसाइज होने नहीं आई या आपको किसी ने क्लेम नहीं किया, जैसे हमारी एग्जांपल में हेले कॉलेज ने क्लेम नहीं किया, तो उसके बाद वो बैंक पैसा देने का पाबंद नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप इज एडवांस पेमेंट बॉन्ड्स। अब ये देखें अगेन ये सारा सीक्वेंस में चल रहा है। सो पहले बिड बॉन्ड की बात हुई, फिर परफॉर्मेंस, अब एडवांस पेमेंट बॉन्ड्स क्या है कि जो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई डैम बनाना है, कोई लेट से कोई बहुत बड़ी मशीन का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड डेवलपमेंट का काम है, तो जो भी टेंडर जिसको मिलता है वो कुछ एडवांस पेमेंट डिमांड करता है। जैसे आप एक सिंपल घर की एग्जांपल लेते हैं, जब किसी ने घर बनवाना होता है तो कोई ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर जब वो डील फाइनल कर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ एडवांस पैसे मांगता है, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको सीमेंट खरीदना है, उसको कोई इसी किस्म का जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो सारा कुछ खरीदना है। इसी तरह जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके लिए भी जिसको टेंडर मिला होता है उसको कुछ रॉ मटेरियल या उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है जिससे वो चीज़ें खरीद सके। इस हवाले से जब कोई भी वो कंपनी, जैसे हमारी एग्जांपल में हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस अगर किसी को एडवांस दे रहा है तो ऑब्वियसली उसको उसकी सिक्योरिटी चाहिए कि जिस पर्पस के लिए वो एडवांस दिया जा रहा है वो पर्पस फुलफिल भी हो। लेट्स से कि रेनोवेशन हेले कॉलेज की जिम्मेदारी थी, चीज़ें लाना सारी टेंडरर की जिम्मेदारी थी, बट रेनोवेट करना था वो हेले कॉलेज की जिम्मेदारी थी। और रेनोवेट करने के लिए हेले कॉलेज एडवांस पेमेंट करता है उस टेंडरर को कि आप इसको सारा
रेनोवेट करवा लें और उसके लिए कोई एडवांस पेमेंट भी कर देता है। नाउ द हेले कॉलेज हैज़ अ डाउट कि मैंने एडवांस पेमेंट करने के बावजूद अगर ये उस तरीके से रेनोवेट ना किया गया तो जो एडवांस पैसा दिया गया था उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। सो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही टेंडर देने वाला कोई एडवांस पैसा देता है, कोई एडवांस पेमेंट देता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उसके अगेंस्ट भी वो गारंटी डिमांड करते हैं। तो ऐसी सूरत में जितना अमाउंट एडवांस में मिली होगी उतनी अमाउंट की बैंक गारंटी इशू करेगा हमारी एग्जांपल में हेले कॉलेज को कि इतना पैसा आपने हमारे कस्टमर को एडवांस दिया है, लेट्स से 50 मिलियन, तो ये 50 मिलियन जिस पर्पस के लिए आपने दिया है वो पर्पस फुलफिल होगा। अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं होता तो बैंक इस बात का पाबंद होगा कि वो 50 मिलियन आपको जितना उसने गारंटी किया था उतना पैसा वो हेले कॉलेज को देने का पाबंद होगा। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एडवांस पेमेंट बॉन्ड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो क्वेश्चन। इसके अंदर जो एक एडिशनल चीज है वो ये है कि देखें एडवांस पेमेंट एक सर्टन पर्पस के लिए दिया गया था। लेट से एक रूम बिल्ड करना था, उस रूम बिल्ड करने के हवाले से 10 मिलियन एडवांस दिए गए। अब अगर उसका पहले दिन 1 मिलियन का मटेरियल आ गया और 1 मिलियन का मटेरियल लग गया, लेट से के ईंटें लग गई या कोई दीवारें बन गई, तो अब वो 10 मिलियन में से हम एज्यूम करते हैं 2 मिलियन लग गया, तो अब वो गारंटी जो आपने 10 मिलियन की पहले ली थी उसको कम होना चाहिए, क्योंकि 10 मिलियन के पैसे दिए थे, 10 मिलियन की गारंटी आपके पास आ गई थी, 2 मिलियन उसमें से लग गया, तो अब गारंटी 8 मिलियन की रह जानी चाहिए। सो एडवांस पेमेंट गारंटी का मतलब है जितना जितना पैसा लगता जा रहा है उतने पैसों से एडवांस पेमेंट गारंटी जो है वो कम होती रहनी चाहिए। ठीक है, सो ये एडवांस पेमेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। इससे नेक्स्ट है जी रिटेंशन मनी बॉन्ड। रिटेंशन को हम बहुत इजीली एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स की गारंटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। The principal usually retains a percentage of each progress payment until a certain time after the contract has been completed. This is a kind of insurance. जैसे हम कहते हैं जी एसी की 3 साल की गारंटी है। अब वो कहने में तो ठीक है 3 साल की गारंटी, बट यू हैव अ डाउट कि ये कह तो रहा है 3 साल का, लेकिन व्हाट इफ के 1 साल के बाद ये चीज़ खराब हो गई और मैं इसको क्लेम करने आया तो ये मुझे कहेगा कि नहीं कोई चक्कर नहीं, जाए वापस। वो इन अदर वर्ड्स वो मेरे एसी के अगेंस्ट जो उसने 3 साल की गारंटी दी थी उसको परफॉर्म ही ना करे या उसको एक्सेप्ट ही ना करे। सो ऐसी सूरत के अंदर जो गारंटी इशू की जाती है उसे हम कहते हैं जी रिटेंशन मनी बॉन्ड्स। अब रिटेंशन कहते हैं अपने पास रख लेना। अब इसका पर्पस क्या है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट आया था, जो टेंडर आया था, वो कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा कर दिया, सारा कुछ फुलफिल कर दिया, बट उसने गारंटी दी है कि 2 साल तक ये सारा काम सही रहेगा। लेट्स से कि एक रोड बनाई गई है और उस रोड की गारंटी दी गई है कि 2 साल तक इस रोड को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इफ गवर्नमेंट ने अगर वो रोड बनाने का टेंडर किसी को दिया था तो गवर्नमेंट को गारंटी तो मिल गई कि 2 साल तक इस रोड को कुछ नहीं होगा, लेकिन हो भी तो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट एक कुछ पैसा रिटेन करती है, अपने पास रखती है, रिटेंशन करती है। जैसे आपने किसी को 10 मिलियन देना था और आपने कहा कि 2 मिलियन मैं तुम्हारा अपने पास रख रहा हूँ, 2 साल बाद दूंगा जब तुम्हारी ये गारंटी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, सो अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसा चाहिए, उसने काम पूरा कर दिया, नो डाउट कि उसने गारंटी तो दी है, लेकिन उसने अपनी तरफ से वो मुतमईन है और उसको पता है कि 2 साल तक इस चीज़ को कुछ नहीं होना, लेकिन उसके बावजूद उसे 2 मिलियन रखवाना पड़ रहा है किसी के पास 2 साल के लिए, तो इस पैसे को लेने के लिए वो पैसों की बजाय गारंटी इशू करवा लेता है बैंक से। वो गारंटी ये है कि अगर 2 साल तक इस चीज़ को जिसकी गारंटी दी है मेरे कस्टमर ने, यानी कि जिसने टेंडर लिया था उसने या जिसने टेंडर परफॉर्म किया उसने, अगर इसको कुछ होता है तो बैंक आपको एक सर्टेन अमाउंट जितनी भी गारंटी में लिखी गई होगी और जितने पीरियड के लिए लिखी गई होगी वो देने का पाबंद होगा। सो इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टर को पैसे वो पूरे ले लेगा और सिर्फ एक गारंटी बैंक से इशू करवा के दे देगा, जिस गारंटी का मतन ये होगा कि अगर ये 2 साल तक इस चीज़ को कुछ हुआ जो उसने गारंटी दी है तो बैंक पैसे देने का पाबंद होगा। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन मनी बॉन्ड।
The next one and probably the second last one is maintenance bonds. मेंटेनेंस बॉन्ड का मतलब ये है कि जिसमें हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा एक सर्विस है कि रिपेयर करने की सर्विस। फॉर एग्जांपल रोड का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि अगर इसको 2 साल तक कुछ हुआ तो जो भी रिपेयर में कॉस्ट आएगी वो कॉन्ट्रैक्टर बेयर करेगा। लेट्स से कि गवर्नमेंट जो है वो एक टेंडर उसने दिया और जिसने विन किया वो सारा कुछ परफॉर्म हो गया, पहले बिड बॉन्ड इशू हुआ, फिर परफॉर्मेंस हुआ, फिर एडवांस पेमेंट हुई, फिर रिटेंशन मनी, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। उसने एंड पे ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इस रोड की 2 साल की जो रिपेयरिंग है वो कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। ठीक है, सो ये भी एक किस्म की गारंटी वाली चीज है कि अब 2 साल तक जो भी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर ने करनी है और गवर्नमेंट को डाउट है कि अगर 2 साल में ये चीज खराब हो गई या रोड खराब हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर इस अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। इस पर्पस के लिए वो उससे पैसा डिमांड करेंगे। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं देना चाहेगा तो ऐसी सूरत में वो बैंक से गारंटी इशू करवा लेगा, जिसका पर्पस या जिसका मतलब ये होगा कि अगर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी तो कॉन्ट्रैक्टर पाबंद होगा कि उसकी मेंटेनेंस करे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ने मेंटेनेंस ना की तो बैंक पाबंद होगा वो मेंटेनेंस के जो पैसे जो गारंटी में लिखे गए होंगे वो गवर्नमेंट को देने का पाबंद होगा। सो दिस इज एक्चुअली मेंटेनेंस बॉन्ड्स। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी, सब समझ आ रहा है? ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज कस्टम गारंटी। इसको हम शिपिंग गारंटी के नाम से भी जानते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट को थोड़ा सा अपने माइंड में लाएं, उसको रिवाइज करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट में जब एक्सपोर्टर एक चीज बना लेता है तो उसको वो शिप कर देता है या उसको वो भिजवा देता है इंपोर्टर को। अब लेट से कि जो चीजें भिजवाई गई वो कस्टम के पास पहुंच गई हैं, यानी कि वो मुल्क में पहुंच गई हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं पहुंचे। ऐसा हो सकता है कि जो शिपमेंट आई वो बाय एयर आ गई, जो चीजें भेजी गई वो बाय एयर आ गई, सो बाय एयर से वो चीजें तो एक दिन में मिल गई, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स थे जो कोरियर करवाए गए थे या वो जैसे भी भेजे गए थे वो अभी तक नहीं आए। तो जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आते कस्टम्स डिपार्टमेंट या जो भी मुल्क का कस्टम्स के रूल्स हैं उनके मुताबिक वो चीजें कोई भी नहीं ले सकता। अब इसका नुकसान क्या है कि अगर वो चीजें कस्टम वालों के पास पड़ी रहेंगी या डॉक पे पड़ी रहेंगी तो ऑब्वियसली वो डेप्रिशिएट हो सकती हैं, वो खराब हो सकती हैं, वो डिले की वजह से उनके अंदर कोई ना कोई नुक्स हो सकता है, क्योंकि किसको देनी है चीजें ये डॉक्यूमेंट डिसाइड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अभी मौजूद नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना एक शिपमेंट आई है और आप जाके कहेंगे शिपमेंट मेरी है तो कस्टम वाले आपको दे देंगे। ऑब्वियसली दे विल रिक्वायर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट के बताएं ये आप ही के नाम पे है। सो शिपमेंट आ गई है लेकिन डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं मिले। तो ऐसी सूरत में जो इम्पोर्टर होता है या जिसने कस्टम से वो क्लियरेंस करवानी है, जिसने वो चीज़ें कस्टम से लेनी है, ऐसी सूरत में वो बैंक को अप्रोच करता है टू इशू अ गारंटी विच इज कॉल्ड शिपिंग गारंटी और कस्टम्स गारंटी, जिसके अंदर बैंक बेसिकली कस्टम्स ओके, यहाँ पे दो चीजें फर्दर, पहले हम कस्टम गारंटी की बात कर लेते हैं फिर शिपिंग गारंटी की बात कर लेते हैं। कस्टम गारंटी ऑब्वियसली उसके जब वो क्लियर करवाने होंगी कोई चीजें तो उसके कोई ना कोई चार्जेस होते हैं, कोई शिपिंग चार्जेस हो सकते हैं या कस्टम क्लियरेंस की कोई ड्यूटीज हो सकती हैं, कोई एक्साइज ड्यूटी जिसको हम कहते हैं, या कोई कोटा की ड्यूटी या इस किस्म के कोई टैक्सेस हो सकते हैं। अब लेट से कि एक कस्टमर है जिसने वो चीज़ें इंपोर्ट तो की थी बट उसका पर्पस था उनको एक्सपोर्ट कर देना। जैसे लेट से कि एक इंडिविजुअल कोई कंपनी है, वो कंपनी को ऑर्डर मिला है ट्राउजर्स बनाने का, और वो ट्राउजर्स बनाने के लिए उससे पहले रॉ मटेरियल यानी कि कपड़ा इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट पहले होगी, फिर वो चीज़ें प्रोसेस होंगी और फिर उसके बाद जाके वो एक्सपोर्ट होंगी।
ये चीज़ आपको पता होगी कि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सी ड्यूटीज़ माफ़ हो जाती हैं, या एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत कम ड्यूटीज़ हैं। नॉर्मली तो एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ नहीं होती, क्योंकि उससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। बट एक्सपोर्ट करने के लिए उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ रही है, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में अब इंपोर्ट के ऊपर तो ड्यूटीज है, एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन इंपोर्ट के ऊपर तो है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए उसने जो रॉ मटेरियल पहले इंपोर्ट किया है, कस्टम ये कहता है कि इसको इसकी ड्यूटीज दें, इसकी ड्यूटीज टैक्सेस जो भी उसके ऊपर लेवीज लगती हैं वो दें। जबकि वो कंपनी ये कहती है कि ये चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं, लेकिन हम इसका पर्पस है एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट कर ली, उनको प्रोसेस किया जाएगा, उनसे ट्राउजर्स बनाए जाएंगे और उसके बाद वो ट्राउजर्स एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। लिहाजा ऐसा तमाम मटेरियल या ऐसा तमाम स्टॉक जो एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए इंपोर्ट किया जाए, उन पे ड्यूटीज नहीं लगती। बट कस्टम्स को तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि हो सकता है कि वो पहले अगर उसने इंपोर्ट किया और उस पर ड्यूटी ना दे, बाद में वो एक्सपोर्ट ही ना करे, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो एक गारंटी डिमांड करता है कस्टमर से, और कस्टमर बैंक के पास आ जाता है कि एक ऐसी गारंटी इशू कर दें जो इस चीज़ को कंफर्म करे कि जो चीज़ें हम मंगवा रहे हैं वो एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए है, और हम उन तमाम चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर एक्सपोर्ट ना की गई तो उसकी ड्यूटीज जो है वो बैंक पे करने का पाबंद होगा ऑन कस्टमर्स बिहाफ, ठीक है। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से बता रहा हूँ कि इंपोर्ट की गई हैं चीज़ें फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्ट। उन चीज़ों को इंपोर्ट किया गया है, उनको प्रोसेस किया जाएगा, और उसको प्रोसेस करने के बाद ट्राउजर्स बनाने के बाद फिर से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कंपनी ये कहती है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, कस्टम्स वालों को ये कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है एक्सपोर्ट ना हो, तो वो कस्टम ड्यूटीज कौन पे करेगा। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर कस्टम डिपार्टमेंट एक गारंटी डिमांड करता है कि आप हमें कंफर्म करें, गारंटी करें कि आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जितनी इंपोर्ट ड्यूटीज बनती थी वो हमें पे की जाएंगी बाय द बैंक। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो गारंटी इशू की जाती है उसको हम कस्टम गारंटी कहते हैं। और इससे मिलती जुलती जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की शिपिंग गारंटी, दैट शिपिंग गारंटी इज कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, जो शिपमेंट है, जो स्टॉक है, जो भी चीज़ इंपोर्ट की गई थी वो कस्टम्स पे मौजूद है। अब ऐसी सूरत में क्योंकि टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या किसको वो शिपमेंट जानी है, कस्टम वालों को तो नहीं पता, तो ऐसी सूरत में एक गारंटी बैंक से इशू करवाई जाती है कि ये चीज़ें आप मिस्टर सो एंड सो या कंपनी सो एंड सो को दे दें। अगर ये शिपमेंट उसकी ना हुई, अगर हम आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना कर सके, अगर हम आपको टाइटल डॉक्यूमेंट्स ना दे सके, तो हम आपको इतनी अमाउंट के पैसे, ऑब्वियसली वो शिपमेंट जितने की होगी उतने के पैसे होंगे, उतने पैसे बैंक देने का पाबंद होगा, ठीक है। These are guarantees issued by the banks in favor of a shipping guarantee for its agent to enable the importer to clear a shipment of goods under the bank's LC for which necessary original shipping documents have not been received, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, शिपमेंट आ गई है, और डर है कि वो कस्टम्स के ऊपर खराब हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। ऐसी सूरत के अंदर कस्टम्स की फेवर में एक गारंटी बैंक इशू करता है अपने इंपोर्टर या अपने कस्टमर के बिहाफ पे, जो कि इंपोर्टर होगा, कि आप ये शिपमेंट दे दें विदाउट डॉक्यूमेंट्स। अगर हम आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना कर सके या अगर इसमें कोई फ्रॉड हुआ तो बैंक पाबंद होगा एक सर्टन अमाउंट पे करने का टू द कस्टम्स, ठीक है। सो क्योंकि ये बहुत रिस्की गारंटी है, सो इसके लिए नॉर्मली 100% मार्जिन लिया जाता है, यानी कि जिस जो कंपनी कह रही है कि विदाउट डॉक्यूमेंट हमें आप शिपमेंट दिलवा दें या हमारा जो स्टॉक है वो कस्टम से क्लियर करवा दें, तो उनसे जितने की शिपमेंट होगी नॉर्मली उतने ही परसेंट उनसे कैश मार्जिन लिया जाता है कि आप लेट से कि शिपमेंट 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख आप बैंक के अकाउंट में जमा करवाएं, उसके ऊपर बैंक लियन मार्क करेगा, यानी कि कस्टमर वो निकलवा नहीं सकता। सो उसके बाद ये गारंटी इशू की जाती है, ठीक है। सो इस गारंटी को हम कहते हैं शिपिंग गारंटी। परमानेंट और ओपन एंडेड गारंटी मैंने आपको बता दिया। ओपन एंडेड गारंटी जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, इट्स फॉर लाइफ टाइम,
और फाइनेंशियल गारंटी, दीज आर गारंटीज गिवन बाय अ बैंक टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज अंडरटेकिंग टू पे द डेट ऑफ अ कस्टमर इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द कस्टमर। ये बहुत सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि अगर एक कस्टमर ने किसी से बैंक से लोन लिया हुआ है और ऑब्वियसली बैंक को डाउट है कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा, तो किसी दूसरे बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी किया जाता है कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, बैंकरप्ट हो गया, तो मैं इसके बिहाफ पे आपको पे कर दूंगा। सो दिस, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है जी, दीज वर ऑल अबाउट द गारंटीज। और यही हमारी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, साइट, यूजेंस एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ गारंटी आता था। गारंटी की बहुत सारी टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस की। सो मुख्तलिफ किस्म की गारंटीज बैंक इशू करता है और कर सकता है अपने कस्टमर को, बट इन सारी चीज़ों के अंदर जहाँ बैंक कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहा है वहाँ पे रिस्क भी ले रहा है, और उस रिस्क को कवर करना, दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जो 5 C's पढ़े थे, बैंक किसी की भी फेवर में गारंटी तभी इशू करेगा जब वो खुद सिक्योर होगा। सो कहने में मैंने आपको बता दिया कि बैंक बिड बॉन्ड भी इशू करता है कस्टमर के बिहाफ पे, फाइनेंशियल गारंटी भी इशू करता है, परफॉर्मेंस बॉन्ड भी करता है, लेकिन अपना रिस्क पहले सिक्योर करता है। और वो कैसे? कि जो भी गारंटी इशू करवाने आ रहा है उसका स्टॉक के ऊपर उसकी कोई प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज के तौर पे लेके या किसी कैश मार्जिन लेके किसी भी तरीके से उसके एसेट को अपने पास सिक्योर करने के बाद गारंटी इशू की जाती है। ठीक है जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।